नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 को और इससे आगे वाले प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 को और 2 को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 को और इसके आगे वाले प्रश्नों को समझने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप क्या करें, खुद से इस प्रश्न को पढ़िए, पढ़ के समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो वीडियो देखिए, या हो जाता है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पढ़ के हम समझते हैं, फिर इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। यहाँ पे एक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसमें से हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है और हमें बताना है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है ये संगत है कि असंगत है। ये प्रश्न कह रहा है। अगर प्रश्न समझ गए होंगे तो हल करना प्रारंभ करते हैं, और नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से एक बार समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि संगत रैखिक समीकरण युग्म किसे बोलते हैं और असंगत रैखिक समीकरण युग्म किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये है क्या चीज़। तो आप सभी को याद होगा कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। यहाँ पर जो a1/a2 है ये क्या है, x के जो गुणांक है उनके अनुपात है। b1/b2 क्या है, y के जो गुणांक है उनके अनुपात है। और c1/c2 क्या है, जो अचर पद है उसका अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि संगत समीकरण युग्म क्या होता है और असंगत समीकरण युग्म क्या होता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस अनुपातों की हम लोगों ने क्या की थी, तुलना की थी, और हमने यहाँ पे देखा था कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस समीकरण के द्वारा, रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा था कि a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 के परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस प्रकार से जो रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। और इस स्थिति में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये स्थिति बन रही है तो इस प्रकार से निरूपित रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इसी के साथ साथ एक और हम लोगों ने चीज़ देखा था कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, समपाती होती हैं। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, और बताने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे भी ये काम आने वाला है। इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है। अब देखिए, इन तीनों स्थितियों में, किन तीनों स्थितियों में, यहाँ पे हमारे पास 3 स्थिति है। इस स्थिति को भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, अगर इसके द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई एक हल है। इन दोनों समीकरणों में एक ऐसा बिंदु है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, और उस बिंदु को यानी कि x और y के मान को अगर उस समीकरण में ले जाकर रखेंगे तो वो संतुष्ट होंगे, यानी कि उसका एक हल है। इसी प्रकार से अगर दो रेखाएं समानांतर हैं तो इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस स्थिति में यहाँ पे हमारा कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और इस स्थिति में क्या होता है, एक हल होता है, क्योंकि एक बिंदु पे ये काट रही हैं दोनों रेखाएं। और तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो संपाती का मतलब हम लोगों ने क्या जाना है कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक के ऊपर एक रहती हैं, एक के ऊपर एक रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु दोनों रेखाओं का कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या प्राप्त होगा, हल प्राप्त होगा। और कितना हल प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा। सभी बिंदुएं यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी सार्वनिष्ठ हैं, तो यहाँ पे भी हल प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 स्थितियाँ हम लोगों ने देखी, स्थिति नंबर 1, 2 और 3, और तीनों के लिए इनके द्वारा निरूपित रेखाएं देखी और निरूपित रेखाओं द्वारा हल देखा कि हल होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इन तीनों स्थितियों में 1 नंबर स्थिति, 2 नंबर स्थिति और 3 नंबर स्थिति,
जिन स्थिति का हल होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हल है और इसका भी हल है, इसमें एक हल है, इसमें अनेक हल है। तो पहली वाली स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका हल होगा उसको हम बोलेंगे कि ये संगत रैखिक समीकरण युग्म है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 नंबर स्थिति में देखें तो 2 नंबर स्थिति में जो रेखाएं समानांतर हो रही है, कोई भी हल नहीं है, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला समझना क्या है कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। ये चीज़ें अगर पता है, और A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या होता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आपसे कोई भी पूछे, इस प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हो वो प्रश्न, या आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएं, आप आसानी से बता सकते हैं। आपसे मैं एक बार और क्लियर करना चाहूँगा कि क्या आपको समझ में आया कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। मतलब कि संगत रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और असंगत रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। संगत रैखिक समीकरण युग्म वैसे रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिनका कोई ना कोई हल होता है। जैसे अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होंगी तो उनको हम संगत बोलेंगे। तो संगत के लिए अगर स्थिति पूछ ली जाए कि संगत के लिए A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की जब हम तुलना करेंगे तो कैसी स्थिति होनी चाहिए, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, और साथ ही साथ एक और स्थिति हो जाएगी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इस स्थिति को भी हम क्या बोलते हैं, संगत रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। और असंगत के लिए पूछ लिया जाएगा तो हम क्या बताएंगे कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो संगत और असंगत आप सभी को समझ में आया गया होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं कि किस प्रकार से इन्हें करेंगे। अगर आपको भूमिका समझ में आ गया कि इस प्रश्न को कैसे करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहे तो भाषा के साथ लिख सकते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है, ये वाला रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, A1, A2, A3, B1, B2, B3, फिर उनके अनुपातों को हम ज्ञात कर सकते हैं। या हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से इनकी तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो तुलना करके हम देखते हैं, यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 देखिए बराबर के इस साइड है, यहाँ पे ये जो C1 है ये बराबर के इस साइड है, यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न में दिया हुआ है वो RHS में है और जो हमारा मानक रूप होता है उसमें LHS में है। तो इसको भी हम LHS में लेके आएंगे, LHS में लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम C1 को क्या लिख सकते हैं कि C1 क्या है, -5 है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से हम A2 ज्ञात कर सकते हैं। A2 क्या है, 2 है, B2 क्या है हमारा -3 है, और C2 क्या है हमारा -7 है। ये बराबर के RHS में है तो इसको हम LHS में लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि -7 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं A1/A2 की तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। फिर हम निकालते हैं B1/B2 को, तो ये क्या हो जाएगा, 2/-3, या इसको -2/3 भी लिख सकते हैं। और C1/C2 की जब हम तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5/-7, यानी कि 5/7। यहाँ से देखिए, देख के आप पता लगाइए कि कौन सी स्थिति हमारी बन रही है। पहली स्थिति जिसमें दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, या दूसरी स्थिति जिसमें समानांतर होंगी, या तीसरी स्थिति की समपाती होंगी। कौन सी स्थिति बन रही है, तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और ये किस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म है, संगत है कि असंगत है, कैसा होगा। इस स्थिति में अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो एक कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट है मतलब उसका कोई ना कोई एक हल है, और हल होगा किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का, तो उसको हम संगत रैखिक समीकरण युग्म बोल सकते हैं। तो इसका हल क्या होगा, संगत की असंगत, संगत। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, संगत होगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए इसका प्रश्न नंबर 2 भी है, उसको भी देखते हैं। 3, 4, 5, यहाँ पे 5 प्रश्न है, सभी को देखते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तुलना करेंगे, उसके द्वारा निरूपित ग्राफ को हम देखेंगे, अनुपातों को देख के ग्राफ को बताएंगे। ग्राफ के बताने के बाद हम बताएंगे कि संगत है कि असंगत है। यहाँ से प्रश्न नंबर 2 को हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ से A1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा,
माइनस का 6 हो जाएगा और C2 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करते हैं। A1/A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/4, इसको सरल कर सकते हैं, सरल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से B1/B2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3/-6, इसको भी सरल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें तो C1/C2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8/-9, इसको सरल करेंगे तो ये 8/9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे। अब यहाँ से हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करते हैं और देखते हैं कि इनमें किस प्रकार का संबंध है। यहाँ से अगर हम देखने का प्रयास करें तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 1/2 और 1/2 है तो बराबर है। और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि C1/C2 इनके बराबर नहीं है। C1/C2 क्यों नहीं है, क्योंकि वो 1/2 है और ये 8/9 है, तो आपस में बराबर नहीं हो सकते। अब ये हमारी तुलना करने के बाद ये स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति बनती है तो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, समानांतर होती हैं कि समपाती होती हैं, आप हमें ये बताएं। सभी को पता है ना कि समानांतर होती हैं। अगर समांतर हैं, इसको सही से लिख लेते हैं, समानांतर हैं, अगर समानांतर दो रेखाएं हैं तो इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अगर उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं तो इसका कोई हल भी नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो उस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। इनके दूसरे भी नाम होते हैं, अभी हम दो ही नाम ले रहे हैं, दूसरा नाम लेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए दो ही नाम हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, संगत और असंगत। उम्मीद है कि ये 3 नंबर का दूसरा नंबर भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप कर लेंगे। आगे वाले भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन तीनों प्रश्नों को जो बचे हुए हैं इनको अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। फिर मैं यहाँ से मैं भी शुरू करूँगा करना, लेकिन आप पॉज करके करिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पॉज करके ऐसा करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद फिर से आगे देख के मिला सकते हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को हम करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मिटाते हैं इसको, प्रश्न नंबर 2 के जो भी हल है इसको हमने मिटा दिया और प्रश्न नंबर 3 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हम यहाँ से क्या ज्ञात करते हैं, A1 का मान क्या हो जाएगा, 3/2, B1 का क्या मान हो जाएगा, 5/3, C1 का क्या मान आ जाएगा, बराबर के LHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। हम तुलना कर रहे हैं किससे, इस सामान्य रूप से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये आना चाहिए। आपको कैसे आएगा, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी जल्दी जल्दी करने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम A2 ज्ञात करते हैं तो A2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। चिन्ह के साथ लिखते हैं, सभी में प्लस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो हम प्लस चिन्ह तो दर्शाते नहीं हैं, ऐसे ही मान के चलते हैं कि प्लस चिन्ह होता है, लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा तो हम दिखाते हुए चलेंगे। और C2 क्या हो जाएगा, 14 क्या है, बराबर के RHS में है तो उसको LHS में लेके जाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करते हैं तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 3/2/9, इसको हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 1/9, बट्टा पर का जोड़ घटाव तो आपको आता ही होगा, गुणा भाग भी आता होगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। अब यहाँ से हम B1/B2 की तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5/3 बट्टे माइनस का 10, इसको जब हम तुलना करेंगे तो 5/3 गुणे 1/माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ से 5 दूना 10 कटेगा, माइनस 2 बार में कटेगा, ये 1/माइनस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से C1/C2 जब हम ज्ञात करेंगे ये क्या हो जाएगा, -7/-14, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से तुलना करते हैं A1/A2 की। क्या ये A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर हैं? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये गलती हो सकती है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है या 1/-6 है। ये कभी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और इस स्थिति में जो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है किस प्रकार से होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इनका कोई ना कोई एक हल होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा वो हल होगा। और जिस समीकरण युग्म के हल होते हैं उस समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, संगत की असंगत। संगत, बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं। अगर आप संगत पता कर रहे हैं, मेरे साथ आपने संगत गेस किया और असंगत बोला तो आपके आंसर गलत है। तो ये भी जो प्रश्न नंबर 3 है
ये क्या है, संगत समीकरण युग्म है। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को करने का प्रयास करते हैं इसी का। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 को हम हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा 5, b1 बराबर क्या हो जाएगा -3, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -11, a2 बराबर क्या हो जाएगा -10, b2 बराबर क्या हो जाएगा 6, और c2 बराबर क्या हो जाएगा -22 इधर है बराबर के इस साइड, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +22, तो +22 हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप चाहें तो इस समीकरण को या जो भी प्रश्न हमने पीछे किए हैं उसको एक बार व्यवस्थित भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5x -3y -11 बराबर का 0। अब यहाँ से आप यहाँ से लिखेंगे a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है, यहाँ से लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं बिना उसके लिखे हुए कंपेयर करके आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ से हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात कर लिया है। अब इसकी तुलना करते हैं तो a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा 5 बट्टे -10, इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा -2। इसी प्रकार से b1 बट्टा b2 को हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 बट्टे 6, इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 बट्टे 2। इसी प्रकार से हम c1 बट्टा c2 की अगर तुलना करते हैं तो -11 बट्टा 22 लिखा हुआ है, इसको सरल करेंगे तो -1 बट्टे 2 लिखा हुआ है। सभी में अगर हम देखें यहाँ पे ये भी क्या है -1 बट्टा 2 है, ये -2 लिखा हुआ है, इसको हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं -1 बट्टे 2, हर में माइनस हो या अंश में माइनस हो एक ही माना जाता है, अगर एक माइनस का चिन्ह है तो, और दोनों में है तो कट ही जाता है। तो तीनों में माइनस का चिन्ह है, इन दोनों में अंश में है, इसमें क्या है हर में है, यानी कि ये तीनों बराबर है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर है c1 बट्टा c2 के। यहाँ से ये स्थिति बन रही है, और इस स्थिति के लिए रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार से होता है। क्या ये इस प्रकार से बनने वाले जो ग्राफ होते हैं एक दूसरे को काटते हैं एक बिंदु पे, या समानांतर होते हैं, या समपाती होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो इस स्थिति द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। समपाती का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को दिमाग में सोचिए। समपाती का मतलब कि जो रेखाएं, दो रेखाएं होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी। अगर एक दूसरे के ऊपर हैं तो इनमें उभयनिष्ठ बिंदु अनेक हैं, यानी कि सभी बिंदु कॉमन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वनिष्ठ बोलते हैं। तो अगर सभी बिंदु उभयनिष्ठ हैं तो प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होंगे, यानी कि इसके अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनंत हल होंगे। तो अगर इसके हल हैं, हमने अभी क्या जाना है कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का यदि कोई भी हल है, एक हो या अनेक हो, तो उस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, संगत रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका आंसर क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। उम्मीद है कि 4 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 5 नंबर को करते हैं। इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर आपको इस प्रश्न को हल करना है अपनी कॉपी में लिख के, तो वीडियो को पॉज करके आसानी से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए इस प्रकार के, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। 1 या 2 दिन में मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, नोट्स में अपलोड करके उसका लिंक वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, चिंता लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी मन में आपके प्रश्न उठता है तो आप कमेंट में लिखिए। कमेंट में नहीं लिख पाते हैं, आप चाहते हैं कि पर्सनली बात कर सकें, मेरी टीम से बात कर सकें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ट्विटर का भी लिंक मिल जाएगा। तो अदर सोशल मीडिया का कोई तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेल भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मुझसे और मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई छोटी सी जानकारी की बात। चलिए अब हम प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा, संगत आएगा या असंगत आएगा। ठीक है, यहाँ से हम तुलना करेंगे रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से। तो यहाँ से हम a1 क्या प्राप्त करेंगे, 4/3, b1 क्या प्राप्त करेंगे, 2, c1 क्या प्राप्त करेंगे, 8 या -8। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप इसको सरल रूप में भी लिख के उस सामान्य रूप के जैसा फिर से तुलना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इस प्रकार से भी तुलना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से 8 है तो बराबर के इस साइड जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा। बराबर के दाहिने साइड हम क्या करते हैं, शून्य बना के रखते हैं। सामान्य रूप क्या होता है, मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ फिर से, कि a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर का शून्य, बराबर के इस साइड क्या होता है, शून्य होता है। ये जो C1 अचर पद है, ये 8 है अचर पद यहाँ पे, ये बराबर के क्या है, LHS में है। RHS में क्या होना चाहिए, हमेशा शून्य होना चाहिए। अगर ये C1 इधर हम लेके जाएंगे तो माइनस का C1 हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस 8 है तो हमने -8 कर दिया। यहाँ से अब दूसरे समीकरण की तुलना करते हैं तो A2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B2 हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और C2 हमें क्या प्राप्त होगा, 12 है RHS में, तो उस साइड लेके जाएंगे LHS में तो -12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम तुलना करना प्रारंभ करते हैं। A1 बट्टा A2 क्या हो जाएगा, 4/3/2, यानी कि 4/3 गुणे 1/2। यहाँ से ये कटेगा 2 बार में, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से B1 बट्टा B2 क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 लिखा हुआ है, सरल रूप में है, इसको और सरल में नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से फिर से C1 बट्टा C2 क्या हो जाएगा, -8/-12, माइनस माइनस चिन्ह कट जाएंगे। इसको और हम सरल करके लिख सकते हैं। अगर 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो A1 बट्टा A2 भी 2/3 है, B1 बट्टा B2 भी 2/3 है और C1 बट्टा C2 भी 2/3 ही है। अब यहाँ से आप बताइए कि A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के और बराबर हो C1 बट्टा C2 के, तो इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म दिया रहता है उसके द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होती है, प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर। आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए कि क्या होंगी। उसके बाद आप ये बताइए कि अगर जो भी होगा तो उसका हल होगा कि नहीं होगा। अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो एक हल होगा, समानांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, अगर संपाती होंगी तो उसके अनेक हल होंगे। तो हल होना और नहीं होना 2 स्थिति बनेगी और उन दोनों स्थितियों को हम एक नाम देते हैं। अगर हल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म बोलेंगे। अगर हल नहीं होगा तो असंगत समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसका उत्तर ढूंढिए कि क्या होगा अपने आप से। यहाँ तक तो मैंने कर दिया, अब बस आपको ये ढूंढना है कि इसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी, समानांतर या संपाती, और उसका हल क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। आप पिछले प्रश्न को भी देखेंगे ना, प्रश्न नंबर 4 को, प्रश्न नंबर 3 को, प्रश्न नंबर 2 को, तो आसानी से बता सकते हैं। मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने समझाई है क्या आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। इसका उत्तर देख के आप अपने को जांच सकते हैं कि क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये 5 प्रश्न जो 3 नंबर में दिए हुए हैं ये आपको समझ में आए। अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने भाई बहन के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।